क्या आपको ये फैक्ट पता है कि आप एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हो बट रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कह सकते। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के सारे फॉर्मूले सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में यूज होंगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे आज के सेशन में जो होने वाला है स्क्वायर के ऊपर, और कंटिन्यू करेंगे हमारी मेंस्ट्रुएशन की सीरीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो होने वाला है स्क्वायर के ऊपर। तो रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अगला जो हमारा इस सीरीज में अगली प्रॉपर्टी आ जाती है 2D के अंदर, वो हो जाती है स्क्वायर। अब स्क्वायर, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो बट रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों है? जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर दिया है आपको, रेक्टेंगल की अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो फिर स्क्वायर की भी सारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी सेम होती हैं। जैसे एक साइड 10 सेंटीमीटर की है तो सारी 10 सेंटीमीटर की होगी। इट मींस फिर ऑपोजिट साइड्स तो उनकी इक्वल ही हुई। सेम रेक्टेंगल में भी होता है। दूसरी चीज रेक्टेंगल में क्या होती थी? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल जो हैं वो हमारे 90 डिग्री के होंगे। और तीसरी चीज आपको पता है स्क्वायर के अंदर क्या होता था कि मैंने बताया था कि अगर जो है इनके एंगल 90 डिग्री के होंगे तो जो इनके डायगोनल की लेंथ होगी वो भी आपकी क्या होने वाली है? सेम होने वाली है, कि दोनों डायगोनल की लेंथ जो है वो सेम ही होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? एक ही डायगोनल को मेंशन करते हैं। अब जब सारी प्रॉपर्टी सेम है तो फिर सारे फॉर्मूले भी सेम होने चाहिए स्क्वायर और रेक्टेंगल के। तो सारे फॉर्मूले भी सेम हैं, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। यहां हम साइड को क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल तो हमने उसको नाम दे दिया ए। कि अगर ए है तो ये सारे ए ही हो जाएंगे हमारे। और यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, मान लीजिए एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। यहां पे एल की वैल्यू भी ए है, यहां बी की वैल्यू भी ए है, तो ए इंटू ए यहां पे हमारा बन जाता है ए स्क्वायर, विच मीन्स साइड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा? नेक्स्ट फॉर्मूला था पैरामीटर का। उसका पैरामीटर क्या था? 2l प्लस बी। तो यहां एल भी ए है, बी भी ए है, तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा? यहां पे एल भी ए, बी भी ए, तो a प्लस ए 2a, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारा 4a। तो अगला फॉर्मूला हमारा डायगोनल का आ जाता है। तो डायगोनल का आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होता था? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो एल भी ए है, बी भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, जिसमें से a बाहर निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा हमारा 2। तो a अंडर रूट 2 ये आपका हो जाएगा डायगोनल का फॉर्मूला। तो ये कुछ फॉर्मूले थे आपके स्क्वायर के। अगर आपको रेक्टेंगल के याद हैं तो स्क्वायर के अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले जो हैं वो सेम होते हैं। अब सेम फॉर्मूले हैं तो क्वेश्चन भी सेम रहने वाले हैं। तो हम आपको सेम क्वेश्चन पे ना ले जाके कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर के ऊपर जो हमारे थोड़े से अलग हों रेक्टेंगल से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ताकि हमको फॉर्मूले जो है वो अप्लाई करने आ जाए कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज 3.8 मीटर लॉन्ग। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में आपको गिवन है डायगोनल। तो डायगोनल मेरे को गिवन है यहाँ पे 3.8, और अगर आपको डायगोनल का फॉर्मूला याद हो तो क्या था? a अंडर रूट 2। ये मेरा डायगोनल का फॉर्मूला है। यहां से मैं क्या करूंगा? a की वैल्यू निकालूंगा कि a मेरा आ जाएगा 3.8 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ये मेरी होगी a की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या चाहिए? फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरा? साइड स्क्वायर। तो साइड मैंने अभी फाइंड की है 3.8 और अंडर रूट 2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, 38। तो 38 का स्क्वायर क्या होगा? 12 कम है 25 से, 13 और 1 4 4 4 पॉइंट है, एक पॉइंट के 2 पॉइंट बन जाएंगे। नीचे अंडर 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहां से वैल्यू कैंसिल करूंगा 7 2 2, तो मेरा आंसर आएगा 7.22 यूनिट है इसके मीटर। ठीक है, सिंपल। डायगोनल दिया था, डायगोनल का फॉर्मूला लगाया, वहां से साइड निकाली। जब साइड मिल गई फिर एरिया चाहिए, तो एरिया निकालने के लिए साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो साइड का फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। कोई दो स्क्वायर हैं जिनके डायगोनल की रेशियो 2:5 है। मैं आपको प्रॉपर ग्राफ से समझाता हूं कि ये दो स्क्वायर हैं। ये डायगोनल जो है, अगर ये डायगोनल 2x है, एक और स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो डायगोनल है ये है 5x। क्लियर? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। क्योंकि एरिया की रेशियो क्या होगी? तो फिर से डायगोनल गिवन है तो मैं डायगोनल के फॉर्मूला लगाऊंगा कि फर्स्ट वाला अगर डायगोनल मेरे को दिया हुआ है 2x, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है a, ये फर्स्ट है तो a1 लिख लेता हूं, अंडर रूट 2 2x। तो यहां से मेरी a1 साइड 1 जो है वो आ जाएगी 2x डिवाइड बाय अंडर रूट 2। क्लियर? अब यहां पे डायगोनल तो दूसरा स्क्वायर है तो उसको डायगोनल 2 लिख लेता हूं। इसका डायगोनल है 5x, तो सेम यहां से मेरी a2 की वैल्यू आ जाएगी 5x डिवाइड बाय अंडर रूट 2। अब उसने बोला एरिया, तो एरिया की रेशियो बताओ। तो एरिया की रेशियो बतानी है तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, मींस ये साइड है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, 2x डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसकी रेशियो बनानी पड़ेगी मेरे को 5x डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर।
अब जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ वैल्यू आएगी मेरी 4x² डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2, फिर रेशो 25x², फिर नीचे 2, ये कैंसिल, x² कैंसिल, तो आंसर में हो जाएगा 4:25। तो एरिया की रेशो हो जाएगी 4:25। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया पूरा कंसेप्ट कि किस तरीके से आपको डायगोनल दिया था, वहां से साइड निकाली, फिर साइड से एरिया निकाला और दोनों की रेशो बना दी। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको डायगोनल की रेशो गिवन है स्क्वायर के और आपको एरिया की रेशो निकालनी है, तो सिंपल आप बस इनका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए कि अगर आपको डायगोनल्स की रेशो गिवन है, आपको एरिया की रेशो चाहिए स्क्वायर में, तो आप बस डायगोनल को स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से आपका सीधा डायरेक्ट एरिया की रेशो आ जाएगी। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन आपका स्टेट लेवल, एसएससी, सीएचएसएल वगैरह में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, रेलवे में, पटवारी एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अगर स्क्वायर की हर साइड को मैं 25% इंक्रीज कर दूं तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, ये मेरे को बताना है। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि मेरी प्रेफरेंस हमेशा रहती है कंसेप्ट की, कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो चलिए कंसेप्ट समझते हैं पहले कि कंसेप्ट के हिसाब से वो क्या कह रहा है हमको कि एक स्क्वायर है, इसकी साइड मेरे को नहीं पता, मान लो मैं इसकी साइड मान लेता हूं कि इसकी साइड जो है वो 10 है, 100 मान लेता हूं कि 100 जो है वो इसकी साइड है, ठीक है। तो 100 इसकी साइड है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर मींस 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 10,000। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी साइड जो है वो 100 नहीं रखनी है, इसकी साइड को इंक्रीज कर देना है। 100 को इंक्रीज करूंगा तो बन जाएगा 125, 25% इंक्रीज करूंगा 125 हो जाएगा। अब अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो अब आएगा 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर क्या होता है, 15625, ये होगा इसका स्क्वायर। अब उसने बोला कितना परसेंट जो इसका एरिया है वो इंक्रीज हो गया है, तो परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज निकालनी हो, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, ऊपर हमेशा इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो डिफरेंस आएगा 5625। नीचे हमेशा हम उसकी वैल्यू लिखते हैं जिसके साथ हमको कंपेयर करना होता है, तो कंपेयर हमेशा प्रीवियस वैल्यू से होता है कि वहां से कितना इंक्रीज हो गया, तो 10,000 आ जाएगा मेरा नीचे, और परसेंटेज बना रहा हूं तो फिर इंटू 100 करना पड़ेगा, तो यहां से 100 कटेगा, मेरा आंसर आएगा 56.25%। इतना परसेंट एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा अगर मैं साइड को इंक्रीज करूंगा 25%। क्लियर? ओके, ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब आते हैं इसके शॉर्टकट पे। तो शॉर्टकट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला होता है हमारा a + b + ab by 100, ये हम यूज करने वाले हैं, a + b + ab by 100। अब हम लोगों ने क्या किया होता है, हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले को हम क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट हमको ये नहीं पता इसको अप्लाई कब करना होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें फॉर्मूला अप्लाई होना होता है बट हमको पता ही नहीं चलता कि फॉर्मूला यहां अप्लाई होना है, तो हम कंसेप्ट वाइज ही लगे रहते हैं। तो आपको मेन चीज ये पता होनी चाहिए कब ये फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई तब होता है जब कभी भी आपको देखना हो कि 2%, ठीक है, 2% यहां मैं लिख देता हूं सक्सेसिव, 2 सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव का मतलब जब एक परसेंटेज मैं लगाऊंगा, जो वैल्यू बनेगी उसके ऊपर फिर से लगाऊंगा, वो होती है सक्सेसिव परसेंटेज। 2 सक्सेसिव परसेंटेज टुगेदर, कि ये दोनों परसेंटेज साथ में मिलके एक सिंगल परसेंटेज क्या बनेगी, सिंगल परसेंटेज। तब मेरे को ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना होता है कि 2 परसेंटेज को साथ में मिला के 1 परसेंटेज क्या बनेगी। इसका मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मान लीजिए शोरूम के बाहर आपको डिस्काउंट का टैग लगा हुआ है 30% + 20% ऑफ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 30 + 20 50% का ऑफ मिल रहा है, नहीं, इसका मतलब होता है पहले आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, जो वैल्यू रह जाएगी उसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आपको दिया हुआ है 100 रुपए का कोई चीज है, उसके ऊपर पहले 30% डिस्काउंट दूंगा तो चीज होगी 70 की, 70 के ऊपर 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो 70 का 20% होता है 14, तो 14 और डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे को जो चीज है आर्टिकल है वो कितने का मिला, 70 में से 14 का डिस्काउंट, तो 56 का, 100 की चीज मेरे को 56 की मिली। इसका मतलब डिस्काउंट जो है वो 44% का हुआ, ना कि जो मेरा डिस्काउंट है वो मेरा हुआ आपका 30 + 20 50% का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले डिस्काउंट देने के बाद फिर से डिस्काउंट, वो होता है सक्सेसिव। सेम चीज यहां पे होती है कि अब यहां पे मेरे को लगाना है 25% इंक्रीज हुआ एरिया। अब आप सोच रहे हो यहां पे 2% कहां पे है, यहां तो 1 ही परसेंटेज है, 2 तो नहीं है, तो हमको चेंज किसमें करना है, एरिया में चेंज करना है। तो आपको देखना पड़ेगा एरिया का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का मतलब साइड आएगी 2 बार, तो जब 2 बार आएगी तो मेरे को इसमें भी 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, इसमें भी 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, और जब दोनों में 25 इंक्रीज करना है तो दोनों को मिला के क्या बनने वाला है, तो फिर तब ये मेरा फॉर्मूला काम आएगा।
समझ रहे हो कि a, तो a यहां पे मेरा कितना है 25 और b कितना है वो भी 25, फिर प्लस 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, तो यहां से वैल्यू आपकी आ जाएगी 50, ये होगा 6.25, तो 56.25%। क्लियर है कि कब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2% को मिला के एक सिंगल परसेंटेज क्या बनेगी, तब हमको ये फॉर्मूला लगाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है द पैरामीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। दो अलग अलग स्क्वायर हैं जिसके पैरामीटर्स हमको गिवन है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर whose area is equal to difference of areas of two square, जिसका एरिया इन दोनों स्क्वायर के एरिया के डिफरेंस के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है फर्स्ट का पैरामीटर, तो पैरामीटर होता है 4a, तो पहले वाले स्क्वायर को मैं a1 मान लेता हूं, दूसरे वाले को मैं a2 मान लेता हूं। फर्स्ट वाले का पैरामीटर है 40, सेकंड वाले का पैरामीटर है 32, तो यहां से मैं दोनों की साइड निकाल लेता हूं कि फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड हुई 10, सेकंड वाले स्क्वायर की साइड हुई 8। क्लियर, चलिए अब यहां पे हो गया। उसके बाद आपको क्या कह रहा है वो, फाइंड द पैरामीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर। थर्ड स्क्वायर जो है जिसकी साइड हम a3 मान लेते हैं, उसका पैरामीटर चाहिए, तो उसका पैरामीटर भी 4a3 होगा, बट मेरे को a3 तो पता नहीं है, तो उसने ये लाइन दी है आपको, एरिया इज इक्वल, उसका जो एरिया है मतलब थर्ड वाला स्क्वायर जिसकी साइड a3 मैंने मानी है, उसका जो एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के। मतलब फर्स्ट वाले का जो एरिया होगा साइड स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का जो एरिया होगा, उन दोनों के एरिया के डिफरेंस के इक्वल। क्लियर, यहां से मेरे को ये साइड मिल जाएगी, a1 मेरा 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर, ये 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 64, 36, 36 का स्क्वायर है 6 का, तो तीसरे वाले स्क्वायर की जो साइड हो गई वो क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। अब जब साइड मिल गई है तो फिर मेरे को इसका पैरामीटर भी मिल जाएगा 4a3, तो 4 इंटू 6, तो यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ये मेरा हो जाएगा थर्ड स्क्वायर का पैरामीटर। क्लियर, जैसा क्वेश्चन में आपको देगा, जैसी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में देगा, आपको वैसे ही यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में उसने बोला था इसका एरिया जो है बाकी दोनों एरिया के डिफरेंस के इक्वल है, तो वहां से मेरे को इक्वेशन बनानी पड़ी। जिस तरीके से क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया जाएगा हमको उसी तरीके से इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों को मिला के है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। आपको दिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस दैट ऑफ स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है, अब बहुत से स्टूडेंट को इसमें मुश्किल आती है कि क्वेश्चन तो है, हमको एरिया का फॉर्मूलाज भी आते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों के, बट हमको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। क्वेश्चन समझ के हम क्या करते हैं, उसको इक्वेशन नहीं बना पाते हैं। तो कैसे आप इसको थोड़ा इजी बना सकते हो, देखते हैं। जैसे भी आपको लाइन दी है ना, आप वैसे ही लिख लिया करो। आपको दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप यहां पे लिख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। जैसे दिया आपने वैसे लिख लेना है। इज थ्राइस, इसका मतलब होता है इक्वल, कि ये इक्वल है, किसके इक्वल है, थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना, किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, ये आपको लाइन दी है। जैसे उसने दिया एज इट इज वैसे ही लिख लो आप। जब आप वैसे ही उसको लिख लोगे, ठीक है, स्टार्टिंग में आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करो। जब आपको हैबिट हो जाएगी फिर आपको अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट मेरे को ऐसे मिलते हैं जिनको यही मुश्किल हो रहती है हमेशा कि क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से उसको समझना स्टार्ट करो। जैसे उसने लाइन दी वैसे ही हमने लिख दी। उसको लिखने के बाद अब मेरे को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, तो यहाँ पे वो लिख दिया मैंने। फिर 3 एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। क्लियर, अब आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ दे दी तो यहां पुट कर देता हूं 20 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/2 टाइम्स दैट साइड ऑफ स्क्वायर, मींस जो ब्रेथ है इसकी रेक्टेंगल की वो 3/2 है, तो मैं ब्रेथ की जगह लिखता हूं 3/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड का, मींस ए का। तो यहां पे मैंने वैल्यूज पुट की और यहां से मैं a निकालूंगा। अब ये मेरी वैल्यू यहां कट जाएगी 10 के साथ, ये 3 से 3 कट जाएगा, एक a से एक a कट जाएगा, तो साइड निकल के आ जाएगी स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर। तो द साइड ऑफ स्क्वायर इज, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, स्क्वायर की साइड क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करो इसको। जैसे लाइन लिखी वैसे मैंने लाइन लिख ली, बाद में वहां पे फॉर्मुलेस पुट कर दिए, जो वैल्यूज दिए वो वैल्यूज पुट कर दी, और इस तरीके से इसको स्टार्ट करना शुरू करो। जब आपको हैबिट हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर धीरे धीरे सब कुछ आसान लगना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर में इतना ही करेंगे। ये बेसिक क्लासेस हम कर रहे हैं। जब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर हम करेंगे इसके हार्ड लेवल और टफ क्वेश्चंस। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।